नमस्कार। विशेष समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ हैं शरद। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर G20 लीडर्स समिट को किया संबोधित। कई विश्व नेताओं से की बातचीत। समिट के पहले दिन G20 जोहानिसबर्ग घोषणा पत्र को किया गया स्वीकार। अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी रैकेट का भांडाफोड़। दिल्ली में पकड़ा गया पाकिस्तान से भेजे गए हथियारों का जखीरा। 4 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर घमासान। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। कहा, आपकी पूरी राजनीति घुसपैठियों पर आधारित। आंध्र प्रदेश दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में हुई शामिल। कहा, राष्ट्र निर्माण में देश भर की आध्यात्मिक संस्थाएं निभा सकती हैं महत्वपूर्ण भूमिका। और भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन की जबरदस्त वापसी। ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल में विश्व नंबर 6 चीनी ताइपे के चौ तिएन को दी मात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में G20 लीडर्स समिट के पहले सत्र को संबोधित किया। इससे पहले पीएम का सम्मेलन स्थल पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत हुआ। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने पीएम का अभिनंदन नमस्ते कर किया। पीएम ने सम्मेलन में जुटे कई विश्व नेताओं से बातचीत भी की। पीएम की ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, अबुधाबी के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ साथ कई देशों के नेताओं से मुलाकात हुई। इस बार का G20 शिखर सम्मेलन कई मायनों में खास है। अफ्रीका में आयोजित होने वाला ये पहला G20 शिखर सम्मेलन है। 2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ G20 का सदस्य बना था। इस वर्ष के G20 का विषय एकजुटता, समानता और स्थिरता है। G20 लीडर्स समिट के पहले दिन जोहानिसबर्ग घोषणा पत्र स्वीकार कर लिया गया है। G20 लीडर्स समिट के पहले सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कुछ कार्य योजनाओं का प्रस्ताव रखा। इनमें G20 वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार पहल शामिल है। पीएम ने इस संबंध में समृद्ध भारतीय परंपरा को रेखांकित किया। पीएम ने कहा कि इससे हमें अपने सामूहिक ज्ञान को बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। पीएम ने भारत की G20 अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाए जाने का जिक्र किया। पीएम ने वैश्विक प्रगति के लिए अफ्रीका की प्रगति को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। पीएम ने कहा कि भारत हमेशा अफ्रीका के साथ एकजुटता से खड़ा रहा है। पीएम ने G20 अफ्रीका कौशल गुणक पहल का प्रस्ताव रखा। पीएम ने कहा कि हमारा सामूहिक लक्ष्य अगले दशक के भीतर अफ्रीका में 10 लाख प्रामाणिक प्रशिक्षक तैयार करना होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक G20 वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया दल के गठन का भी प्रस्ताव रखा। पीएम ने कहा कि हमारा प्रयास G20 देशों के प्रशिक्षित चिकित्सा विशेषज्ञों की टीमें बनाना होना चाहिए, जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत तैनाती के लिए तैयार रहें। पीएम ने अपने संबोधन में मादक पदार्थों, आतंकवाद के गठजोड़ का मुकाबला करने के लिए G20 पहल का भी प्रस्ताव रखा। इसका उद्देश्य इस खतरनाक गठजोड़ को तोड़ना है। केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश की 4 श्रम संहिताओं को लागू कर दिया है। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का हर तरफ स्वागत हो रहा है। मुंबई के लोगों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। शासन ने जो निर्णय लिया है
एक जैसा किमान वेतन मिलना चाहिए, वो मिलने वाला है। जो भी उन्होंने निर्णय लिया हुआ है वो ऐतिहासिक निर्णय है, हम उनका मनपूर्वक स्वागत करते हैं। जो सोशल रिफॉर्म है उससे सोशल सिक्योरिटी की वजह से ये जो श्रमजीवी लोग हैं हमारे यहाँ के श्रम करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा निर्णय लिया है। केंद्र शासन का, मोदी सरकार का सही निर्णय है आने वाले दिनों के लिए। जो हमारे कामगार बांधव है, जो हमारे उनके जो परिवार है, उनको ईएसआईसी का लाभ मिलने वाला है। पहले क्या होता था कि एक कारखाने में अगर 10 लोग थे, 10 के ऊपर, तभी वो ईएसआईसी का लाभ मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। और ये केंद्र सरकार ने जो लिया है उसमें निर्णय से एक बहुत बढ़िया निर्णय है। बेनिफिट्स वर्कर्स को होंगे, साथ में जो लेडीज़ है तो उनको भी जेंट्स जितनी ही सैलरी मिले, ये एक बहुत अच्छा प्रावधान किया है ताकि जो लेडीज़ एंड जेंट्स इसमें भेदभाव ना हो। आज तक हमारे बारे में किसी ने सोचा नहीं था। कल से जो कायदा आ गया वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। इस मतलब जो कायदा आया उसका हम स्वागत करते हैं। ये निर्णय डिक्लेयर किया है उसके वजह से हमें बहुत सुकून मिल रहा है। आगे जाके हम भले वर्कर हो, हम समाज में सिर ऊंचा रख के रह सकते हैं। सरकार हमें पीएफ, ईएसआई या तत्सम इंश्योरेंस वगैरह जो सुविधाएं उपलब्ध करने की बोल रहे हैं उसका हम अच्छे से स्वागत करते हैं। देश भर में नई श्रम संहिता लागू हो चुकी है। नए लेबर लॉ सभी श्रमिकों के लिए लाभदायक होंगे। अब देश भर में एक ऐसा न्यूनतम वेतन, समय पर सैलरी, महिलाओं के लिए सुरक्षित नाइट शिफ्ट और समान वेतन जैसे प्रावधान लागू होंगे। ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो से जुड़े श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। देश के कोने कोने में लोग खुश हैं और सरकार की तारीफ कर रहे हैं। राजस्थान के बीकानेर के श्रमिकों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और इस फैसले की सराहना की। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि श्रमिक अधिकार का जो नए नियम लगाए उनके लिए मोदी जी ने सर्वबंधु सुखिना सर्वे संतु निरामय का पालन किया है। सरकार द्वारा जो निर्णय किया है बहुत अच्छा है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। मोदी जी का एक अच्छा कदम है। तो वेतन के बारे में जो इन्होंने एक प्रयास किया है, अच्छा प्रयास है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। रोहिणी इलाके से आज 10 ऑटोमेटिक पिस्टल, 90 से ज्यादा जिंदा कारतूस बरामद किए गए, जिनमें 5 पिस्टल तुर्की मेड, 3 चाइना मेड हैं। इन हथियारों के बड़े जखीरे के साथ 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। चारों की पहचान अजय, मनदीप, दलविंदर और रोहन के तौर पर हुई है। तो दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, और क्राइम ब्रांच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि जांच में पता चला कि जसप्रीत उर्फ जस्सा घटना में मुख्य किरदार हैं, जो कि सोनू खन्नी गैंग से जुड़ा है। जस्सा पाकिस्तान के हथियार तस्करों के संपर्क में था और उनको ऑर्डर करता था और फिर अपने साथियों के जरिए हथियारों को आगे गैंग्स को सप्लाई करता था। प्रीत जैसा इसमें मेन ऑपरेटिव है जो इसको पूरा मैनेज कर रहा है, जो पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर को भी मॉनिटर कर रहा है, और जो इंडिया में भी ये वेपन किस पहुंच तक पहुंचने थे, क्योंकि दोनों ही जैसा मैंने बताया PX 5.7 और PX 3 जो वेपन है ये बहुत कॉस्टली और सोफिस्टिकेटेड वेपन है, और PX 5.7 का जो राउंड होता है वो करीब AK-47 के राउंड से बहुत मिलता जुलता सा है, उससे ज़रा सा छोटा है, एंड इट हैज़ द कैपेसिटी टू पेनिट्रेट द BP जैकेट ऑल्सो। इट इज़ ए वेरी डेडली वेपन। मोस्टली इट इज़ यूज्ड बाय सिक्योरिटी एजेंसीज। इट इज़ नॉट ए कॉमन वेपन विच इज़ यूज्ड बाय द लोकल गैंगस्टर्स। क्राइम ब्रांच के संयुक्त पुलिस आयुक्त सुरेंद्र कुमार ने बताया कि ये गैंग तुर्की और चीन में बनी महंगी पिस्तौलें सप्लाई कर रहा था। हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए कार्बन की पॉलिथीन में रख कर आते हैं। 2 ड्रोन साइमल्टेनियस साथ चलते हैं। पहला ड्रोन है उसमें कैमरे से वो फुटेज कैप्चर करता है और वो कन्वे करता है, लोकेशन सैनिटाइज हो जाती है, तो दूसरा ड्रोन उसके साथ में रहता है और वो एक सैनिटाइज लोकेशन पर इस वेपन को, इन वेपन्स को, खेप को ड्रॉप करता है।
वेपन्स जो है वो कार्बन की पॉलीथीन में, कार्बन के कवर में लिपटे हुए होते हैं, जो किसी तरीके की स्क्रूटनी को इवेड कर देता है। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने एक अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ किया है, जो भारतीय युवाओं को म्यांमार में साइबर फ्रॉड रैकेट में शामिल करने के लिए उनको नौकरी का झांसा देकर म्यांमार भेज रहा था। दरअसल म्यांमार से डिपोर्ट हुए एक भारतीय नागरिक ने इसकी शिकायत स्पेशल सेल को की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 22 अक्टूबर को म्यांमार आर्मी ने वहां एक बड़े स्कैम सेंटर पर छापा मारकर कई भारतीय नागरिकों को मुक्त कराया था, जिनको 19 नवंबर 2025 को डिपोर्ट किया गया था। वापस आए एक शख्स इम्तियाज बाबू ने शिकायत दर्ज कराई कि उसे डेटा एंट्री नौकरी का लालच देकर धोखे से म्यांमार भेजा गया था। जांच में सामने आया कि पीड़ितों को कोलकाता, बैंकॉक और म्यांमार के रास्ते वहां ले जाया गया था। पीड़ित का आरोप है कि सिक्योरिटी गार्ड्स की निगरानी में उनसे अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाकर साइबर फ्रॉड करवाया जाता था। FIR दर्ज करने के बाद 20 नवंबर को कार्रवाई करते हुए IFSO की टीम ने दानिश राजा को बवाना से गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि दानिश का म्यांमार के स्कैम नेटवर्क से सीधा संपर्क था और मार्च 2025 में वो खुद डिपोर्ट होने के बाद भी रैकेट का हिस्सा रहा। पंजाब में बटाला के SDM विक्रमजीत सिंह को रिश्वत लेने के आरोप में विजिलेंस ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। विजिलेंस टीम ने SDM विक्रमजीत सिंह के सरकारी आवास पर करीब 2 घंटे तक छापेमारी की, जहां से लगभग 14 लाख रुपए बरामद हुए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR फेज 2 के तहत 22 नवंबर 2025 को दोपहर 3 बजे तक की प्रगति रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वितरण के लिए निर्धारित कुल मतगणना प्रपत्रों में से 99% यानी कि 50.45 करोड़ मतगणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। वहीं 33% यानी 17 करोड़ मतगणना प्रपत्रों के डिजिटलीकरण का काम पूरा हो चुका है। गोवा और लक्षद्वीप में पहले ही 100% मतगणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं, जबकि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी वितरण दर 99% से अधिक है। मतगणना प्रपत्रों के डिजिटलीकरण में 77.30% के साथ लक्षद्वीप पहले और 65.39% के साथ गोवा दूसरे स्थान पर है। केरल में 10.58% फॉर्म के डिजिटलीकरण का काम पूरा हो चुका है। 4 नवंबर से शुरू हुई मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में SIR पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जब से SIR की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से हजारों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिया देश छोड़कर भाग रहे हैं। घुसपैठियों को भागते देख एक और जहां पूरा देश प्रसन्न है, वहीं ममता बनर्जी दुखी हैं। वे कह रही हैं कि जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को हमने पाला पोसा, फर्जी वोटर कार्ड बनवाया, अब वे चुनाव से ठीक पहले भाग रहे हैं। घुसपैठिए वापस अपने देश की तरफ लौट रहे हैं, तब भारतीय खुश थे, लेकिन ममता बनर्जी आंखों में नमी लिए दुख, चिंतित और बड़ी व्यथित दिखाई दी। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी सोच रही है, मैंने तुम्हें पाला पोसा, झूठे प्रमाण पत्र दिए कि समय आएगा तो ये घुसपैठिए मेरे लिए वोट करेंगे, लेकिन अब जब चुनाव का समय है तो तुम जा रहे हो। गौरव भाटिया ने कहा कि ममता बनर्जी हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण से पश्चिम बंगाल की सत्ता प्राप्त करती रही हैं।
उनकी सारी नीतियां सनातन विरोधी रही हैं। इसलिए एक और जहां अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और अब वहां ध्वजारोहण कार्यक्रम हो रहा है, तो वहीं टीएमसी नेता 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। भव्य राम मंदिर जो अयोध्या में है, उस पे पताका फहराई जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी के इशारे पर उनके नेता हुमायूं कबीर कह रहे हैं 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे, इसका निर्माण होगा। तो यह पूछा जाएगा, संविधान में ममता बनर्जी की आस्था नहीं है। वो एनआरसी जब लागू होता है तो कहती हैं कि एनआरसी हुआ तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। उनके नेता फिरहाद हकीम, जो भारत को पश्चिम बंगाल में एक जगह को कहते हैं ये मिनी पाकिस्तान है। वैसे तो पूरे देश में चुनाव आयोग द्वारा प्रायोजित एसआईआर हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर टीएमसी कार्यकर्ताओं का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला पश्चिम बंगाल के चंद्रकोना इलाके का है, जहां आरोप है कि टीएमसी पंचायत सदस्य शेख शफीरुल और अमजद अली खान भाजपा के बूथ लेवल इंचार्ज हिमाद्री डे को धमका रहे हैं। उन्हें लगातार भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। उनके घर का केवल तार भी काट दिया। हिमाद्री डे का अपराध केवल इतना है कि उन्होंने एसआईआर फॉर्म भरा था। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने गाली देते टीएमसी नेताओं का ऑडियो टेप जारी करते हुए बताया कि एसआईआर प्रोसेस पश्चिम बंगाल के साथ साथ देश के कई दूसरे राज्यों में भी हो रहा है, लेकिन ऐसी अराजक स्थिति कहीं नहीं है। ममता बनर्जी ने शुरू से ही एसआईआर के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन का रास्ता अपनाया है। वे और उनकी पार्टी एसआईआर के खिलाफ लोगों को गुमराह कर उन्हें भड़काने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल के आम लोगों ने एसआईआर का स्वागत किया है। हतोत्साहित टीएमसी नेता और उसके कार्यकर्ता अब लगातार लोगों को धमका रहे हैं। एसआईआर शुरू होने के साथ ही हजारों की संख्या में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या देश छोड़कर भाग रहे हैं। घुसपैठियों के इस समूह को देखकर सहज ही ये समझा जा सकता है कि कैसे टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी सत्ता में आने के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध वोटर का इस्तेमाल करती रही हैं। सुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी को चेतावनी दी कि इस प्रकार की धमकियों से बचें, वरना हालात और खराब हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कांग्रेस के वोट चोरी वाले बयान पर कहा है कि वे हमेशा वोट चोरी की बात करते हैं। उन्होंने बिहार में भी कई यात्राएं की थी, लेकिन बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया है। उन्हें इससे सबक लेना चाहिए। वोट चोरी की बात उनका एक जुमला बन गया है। कांग्रेस वाले लोगों ने तो एक रट लगाया है, वोट चोरी की बात सदा वो करते हैं। तो रामलीला मैदान में करें या जहाँ करें, बिहार में भी तो कई यात्राएं की थी बहुत दिनों तक, लेकिन बिहार के लोग तो नकार दिया। एसआईआर के नाम पर, वोट चोरी के नाम पर ही तो लोग यहाँ पर आंदोलन किए थे। अगर उनकी बात की मान्यता बिहार के लोग देते तो शायद इतनी बड़ी विक्ट्री नहीं होती। तो इससे उन लोगों को सबक लेना चाहिए। अगर वोट चोरी का मामला होता तो जरूर कहीं न कहीं कोई कमी होती, लेकिन वो तो कमी होती नजर नहीं आई है। तो उन लोगों का वोट का चोरी करना एक जुमला बन गया है। पटना में राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में कांग्रेस की होने वाली रैली पर कहा कि इस दुर्गति के बाद भी कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को नहीं समझ रही है। देश में अनेक मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। यदि उन मुद्दों को कांग्रेस उठाए तो उनका भविष्य में भला हो सकता है, लेकिन एसआईआर का मुद्दा है ही नहीं। बिहार में विपक्ष के लोग जनता के मतों की चोरी के बारे में बोल रहे हैं। यदि लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता तो लोग सड़कों पर आते, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब इस दुर्गति के बाद भी कांग्रेस पार्टी चीजों को नहीं समझ रही है। देश में अनेक सारे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। उन मुद्दों को कांग्रेस लाए तो भविष्य में उनका कुछ भला हो सकता है, लेकिन एसआईआर का मुद्दा है ही नहीं। बिहार में जिस जनता के वोट की चोरी के बारे में लोग बोल रहे हैं,
वैसे लोग वास्तव में उनका वोट अगर चोरी हो गया होता तो लोग सड़क पर आते, मतदान हो गया, मतदान के दिन उनका नाम नहीं रहता वोटर लिस्ट में, तो लोग आते सड़क पर और कहते कि देखिए हम इतने लोग हैं, हमारा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, हमारे वोट की चोरी हो गई। तो इस तरह का कोई प्रमाण है ही नहीं, फिर भी मुद्दा बनाने की कोशिश है। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही मंत्रियों ने अब अपना पदभार वो संभाल रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री का पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व और नीतीश कुमार के निर्देशन में उन्हें बिहार में गृह मंत्री के तौर पर काम करने का मौका मिला। नीतीश कुमार ने लगातार बिहार में सुशासन स्थापित किया है। बिहार के सुशासन ने यहां हमेशा अराजकता को समाप्त किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार बिहार में सुशासन स्थापित हो, इसकी चिंता करते रहना और नीतीश कुमार जी ने लगातार सुशासन स्थापित किया और आगे भी सुशासन की पूरी व्यवस्था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में ही होगा। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में एक अराजकता को समाप्त किया है, जनराज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है, बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने पुट्टुपट्टी स्थित प्रशांति निलयम में आयोजित श्री सत्य साई बाबा के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि श्री सत्य साई बाबा ने समाज कल्याण के अनेक कार्य कर मानवता के सामने उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि सत्य साई बाबा ने महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री सत्य साई बाबा ने समाज कल्याण के अनेक कार्य करके सबके सामने आदर्शों को यथार्थ का रूप देने के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट विद्यार्थियों के ऐसे उत्कृष्ट निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा है जो शैक्षणिक उत्कृष्टता को चरित्र निर्माण के साथ जोड़ती है। ये उल्लेखनीय है कि सत्य साई बाबा द्वारा 1969 में बेटियों के लिए विशेष महिला परिसर की शुरुआत की गई थी। ये उनके नारी शक्ति के प्रति दूरदर्शी सोच का प्रमाण है। शिक्षा के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा द्वारा भी सत्य साई बाबा के मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को दोहराते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण में देश भर की आध्यात्मिक संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे इस प्रयास में योगदान दें ताकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। श्री सत्य साई बाबा ने समाज कल्याण के अनेक कार्य करके सबके सामने आदर्शों को यथार्थ का रूप देने के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट विद्यार्थियों के ऐसे उत्कृष्ट निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा है जो शैक्षणिक उत्कृष्टता को चरित्र निर्माण के साथ जोड़ती है। ये उल्लेखनीय है कि सत्य साई बाबा द्वारा 1969 में बेटियों के लिए विशेष महिला परिसर की शुरुआत की गई थी। ये उनके नारी शक्ति के प्रति दूरदर्शी सोच का प्रमाण है। शिक्षा के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा द्वारा भी सत्य साई बाबा के मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आज भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के 64वें स्थापना दिवस के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पर्वतीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए जाने जाने वाली आईटीबीपी जवानों ने इस अवसर पर कई प्रस्तुतियां दी।
इन विशेष समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।